सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। स्वागत है तुम सभी का तुम्हारे अपने यूट्यूब चैनल आज क्लासेस पे। एंड प्यारे, आज लेकर आए हैं क्लास 10 सोशल साइंस के 10 एमबीबीआई 4 नंबर वाले क्वेश्चन जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। डिट्टो के डिट्टो यहीं से क्वेश्चन देखने को मिला। शुरू करते हैं। उससे पहले भाई, तुम्हारे लिए अब इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, 12-12 घंटे 14-14 घंटे एक दिन में वीडियो बनाते हैं, तब जाके आपको वीडियो मिल पाता है डेली 2 से 3 वीडियो। तो इसके लिए एक शेयर एंड एक सब्सक्राइब तो बनता है मेरे दोस्त। वीडियो को लाइक कर देना एंड प्यारा से कमेंट कर देना। चलो शुरू करते हैं। तो आओ प्यारे, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन करें। असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन करें। एंड ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हो यहाँ पर 2014 में, 2020 में, 2021 में, 2022 में 4 बार पूछा जा चुका है। एंड गारंटी ले सकते हैं कि इस साल भी ये क्वेश्चन डिट्टो का डिट्टो तुमको देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ प्रदेश तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी इसके बारे में जान लेते हैं। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था, तो 1920 से लेकर 1922 ईस्वी तक चला था, याद रखना। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1919 में हुआ था। रोलेट एक्ट क्या था, तो समझ लो प्यारे, 2 नंबर में कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो रोलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था, एक ऐसी कानून थी जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर उठाकर जेल में डाल दिया जाता था। एंड आपके पास इतना भी अधिकार नहीं होता था कि आप उनका विरोध कर सके, वकील हायर कर सके केस लड़ने के लिए। नहीं, सिर्फ आपको शक के आधार पर उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। एंड आप जब तक उनका मन तब तक आपको जेल में रखेंगे। तो ये 1919 में रोलेट एक्ट उन लोगों ने पारित किया था। एंड याद रखना, यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। याद रखना, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। एंड इसी समय 1920 से 1922 के दौर में खिलाफत आंदोलन भी अपने चरण पर था। तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को भी अपने ही आंदोलन में मिला लिया था, ताकि एक बहुत बड़ा आंदोलन बन सके। एंड असहयोग आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन बना भी, इसीलिए इसको प्रथम जन आंदोलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम जन आंदोलन, क्योंकि इसमें बच्चे से लेकर बूढ़े से लेकर जवान तक सब व्यक्ति सम्मिलित थे। तो आओ अब समझते हैं। बेस यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो आओ यहाँ पर सबसे देखते हैं उत्तर क्या कह रहा है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया प्रथम जन आंदोलन, यहाँ प्रदेश तो पहले ही दिया गया है, प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। इस आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। क्या कारण थे, तो आओ देखते हैं। तो सबसे पहला कारण था रोलेट एक्ट। क्या तो क्या कह रहा है, रोलेट एक्ट जिसे काला कानून भी कहा जाता है, 1919 ईस्वी में न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में रोलेट कानून क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम बना। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार कर जेल में डाला जा सकता था। इसके खिलाफ वह कोई अपील भी नहीं कर सकता था, जो कि हमने आपको समझा दिया था। आओ दूसरे कारण की ओर देखते हैं। दूसरा कारण था जालियांवाला बाग हत्याकांड। एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी मेले के अवसर पर पंजाब के जालियांवाला बाग में सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ लोग एकत्रित हुए थे। जनरल डायर के द्वारा वहां पर निहत्थी जनता पर गोली चलवाकर हजारों लोगों की जान ले ली गई। आज भी जाते हैं तो वहां पर एक कुआं है जिसमें कितने लोग दब कर मर चुके थे। जितने लोग गोली से नहीं मरे थे, उतने लोग हलचल में कूद कर कुएं के अंदर एंड गोली से मर चुके थे। गांधी जी ने इस पर काफी प्रतिक्रिया व्यक्त किया। एंड ये दूसरा कारण था जालियांवाला बाग हत्याकांड। तीसरा कारण था खिलाफत आंदोलन। यहाँ प्रदेश तो खिलाफत आंदोलन इसी समय पर खिलाफत का मुद्दा सामने आया। 1919 में अली बंधुओं ने खलीफा की शक्ति की पुनर्स्थापना के लिए खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी ने इस आंदोलन को अपना समर्थन देकर हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने और एक बड़ा सशक्त अंग्रेजी राज विरोधी असहयोग आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया, जो कि प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन बना, क्योंकि इसमें मुस्लिम हिंदू छोटे बड़े सब लोग सम्मिलित हुए थे। इसका परिणाम क्या हुआ, तो यहाँ प्रदेश तो इसी की वजह से आंदोलन को बंद भी किया गया था। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरा चौरी नामक स्थान पर हिंसक भीड़ द्वारा थाने पर आक्रमण कर 22 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी गई थी। भारतीय लोगों ने 5 फरवरी 1922 को पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी। उस जो जेल स्टेशन था वहां पर उसको जला दिया था, फूंक दिया था, जिससे नाराज होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की तत्काल बंद करने की घोषणा की। एंड ये सबसे बड़ी गलती है जिसे गांधी जी ने की थी, क्योंकि विश्व भारत का प्रथम जन आंदोलन सबसे बड़ा जन आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, जिससे आजादी भी मिल सकती थी, तो 3 सालों के अंदर उसे बंद कर दिया। असहयोग आंदोलन का व्यापक प्रभाव पड़ा। असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित हो जाने और गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण खिलाफत के मुद्दे का भी अंत हो गया। हिंदू मुस्लिम एकता भंग हो गई तथा संपूर्ण भारत में सांप्रदायिकता का बोलबाला हो गया। सांप्रदायिकता मतलब जात पात के लिए, धर्म के लिए लोग लड़ने लगे।
ना ही स्वराज की प्राप्ति हुई, ना ही पंजाब के अन्यायों का निवारण हुआ, ना ही जालियांवाला बाग हत्याकांड का निवारण हुआ, ना कोई न्याय मिला। असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। वो कांग्रेस से अलग होकर एक अपनी अलग पार्टी बनाई जिसे स्वराज पार्टी का नाम दिया। ये भी पूछा जाता है तो किन्होंने बताया, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी क्वेश्चन 5 नंबर में कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करता है? तो यहाँ प्रदेश तो सबसे पहले पूछा जा रहा है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए शासन है। ये किसने कहा था? ये क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ चुका है, तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। एंड लोकतंत्र की यही सबसे अच्छी परिभाषा है। ये भी क्वेश्चन 2014, 2016, 2017, 2018 सारे के सारे एमबीबीआई वाले क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो यहाँ प्रदेश तो आओ आंसर को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है बिहार की राजनीति में परिवारवाद और जातिवाद बुरी तरह हावी है, बुरी तरह हावी है, क्योंकि यहाँ पर हर एक परिवार से कुछ न कुछ नेता लोग अपने ही परिवार को प्रमोट करते हैं। ये नहीं कि नई यूथ को लेकर आए, बिल्कुल नहीं। प्रत्येक दल और नेता अपने भाई, भतीजे एवं सगे संबंधियों को टिकट दिलवाने की जुगाड़ में लगा रहता है। यही राजनीति में परिवारवाद है। वास्तव में इस जन कल्याण अथवा जन सेवा की भावना से कोई लेना देना नहीं होता है। किसी भी राजनेता को जन कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने परिवार का फायदा सोचते हैं कि मेरा बेटा सक्सेसफुल हो जाए, करोड़ों अरबों लेकर हम बैठे रहें। राजनीतिक दल चुनाव के समय अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर अपने परिवार को आगे बढ़ाता है। पिछले दिनों विधानसभा उपचुनाव में जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व द्वारा यह कहने पर जनप्रतिनिधियों के सगे संबंधियों को टिकट नहीं मिलेगा, पार्टी को गंभीर आंतरिक संकट का सामना करना पड़ा था। एक बार सिर्फ जेडीयू ने बोल दिया था कि हम अपने सगे संबंधियों को टिकट नहीं देंगे, तो उनकी पार्टी बिखरने तक आ चुकी थी। तो यही सबसे बड़ा कारण है लोकतंत्र सफल ना होने का भारत में। जबकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उसके बाद भी यहाँ पर लोकतंत्र अभी तक सफल नहीं हुआ। एंड आगे भी यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है बिहार में जाति के आधार पर चुनाव में प्रत्याशी खड़े किए जाते हैं। जाति देकर कि किस जिले में किस जाति के सबसे ज्यादा लोग हैं, उसके अनुसार चुनाव किया जाए, वहां पर उस जाति के कार्यकर्ता को खड़ा कराया जाए। जाति के आधार पर मतदान होता है। वह मंत्रिमंडल के निर्माण भी जातिया के प्रतिनिधि पर विशेष ध्यान रखा जाता है। इसलिए बिहार की राजनीति जातियों के इर्द गिर्द घूमती है। इससे बिहार की राजनीति की प्रवृत्ति पारदर्शिता प्रभावित होती है। एंड यही कारण है कि बिहार आज तक विकसित नहीं हुआ। और एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि जब तक बिहार का विकास नहीं हो जाता तब तक भारत का विकास संभव नहीं है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने कहा था, तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। याद रखना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है बिहार के आर्थिक व्यवस्था पर वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव का वर्णन करिए। बिहार के आर्थिक व्यवस्था पर वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव का वर्णन करिए। भी क्वेश्चन 2013, 2015, 2019 3 बार आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर तो आओ इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है बिहार के आर्थिक व्यवस्था पर वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव पड़ा, जो निम्नलिखित है। क्या है? तो पहला, कृषि उत्पादन में वृद्धि वैश्वीकरण के कारण आपात स्थिति में भी सरकार का खाद्य सुरक्षा के मामले में सबल, अर्थात कृषि उत्पादन में काफी वृद्धि हुई वैश्वीकरण से। दूसरा लाभ क्या हुआ था? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की प्राप्ति। वैश्वीकरण के फलस्वरूप बिहार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भी हुआ और भविष्य में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि की आशा की जाती है। एंड नेक्स्ट और क्या फायदा हुआ था यहाँ प्रदेश तो नेक्स्ट यहाँ पर हुआ था राज्य की आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। वैश्वीकरण के कारण बिहार राज्य की आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई थी। प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो ये भी क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है 2 नंबर में, तो समझ लो। प्रति व्यक्ति आय मतलब होता है एक व्यक्ति कितना कमाता है। तो इसको कैसे लिखना है? तो देश की कुल जनसंख्या और देश की कुल आय, तो कुल आय बटा कुल जनसंख्या निकाल देते हैं, तो जो बचता है उसे कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। ये फॉर्मूला होता है। चौथा, विश्व स्तरीय उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता। वैश्वीकरण के कारण बिहार में बाजारों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों में मोबाइल फोन, जूते, रेडीमेड वस्त्र, खाद्य पदार्थ, कारें एवं अन्य इलेक्ट्रिक वस्तुएं बिहार में उपलब्ध हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां मतलब ऐसी कंपनियां जिनका कारोबार एक से अधिक देशों में व्यापार हो। ठीक है। एंड अगला यहाँ प्रदेश तो क्या हुआ प्रभाव? तो यहाँ पर रोजगार के अवसरों में वृद्धि। वैश्वीकरण के फलस्वरूप बिहार के बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर आज संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड आदि देशों में बड़ी संख्या में नौकरी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारत उतना डेवलप्ड ही नहीं है, उतना पेमेंट नहीं दे पा रहा है जितना उनको बाहर मिल रहा है, इसीलिए वो अपने देश को छोड़कर चले जा रहे हैं। तो अगला रीजन क्या है? तो बहुराष्ट्रीय बैंक एवं बीमा कंपनियों का आगमन। वैश्वीकरण के कारण HSBC बैंक, बजाज एलायंस, बिरला सन लाइफ, टाटा AIG, अविवा इत्यादि बिहार में आगमन हुआ। इस प्रकार बिहार की अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव पड़ा था, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट आए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है?
तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है, भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है। एंड ये भी क्वेश्चन 2015 में, 2017 में, 2020 में 3 बार आ चुका है। तो याद रखना भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अभी हमने बताया भारत ही है। तो आओ देखते हैं कैसे सफल हो सकता है। तो यहाँ पर भारत में लोकतंत्र सफलता के लिए निम्नलिखित शर्तें आवश्यक है। पहला, जनता की जागरूकता, मतलब जनता की जागरूकता बहुत जरूरी है। लोगों को जागरूक होना होगा, पूर्ण बहुमत से सरकार बनानी होगी, सभी को वोट देने जाना होगा। देखो, जनता की जागरूकता, सतर्कता और अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अभिज्ञानता इनकी सफलता की शर्तें हैं। लोगों को जागरूक होना होगा, उनके अपने मौलिक अधिकारों को जानना होगा कि वोट देना हमारा अधिकार है। और शिक्षा की समाप्ति होनी चाहिए। और शिक्षा की समाप्ति के बिना ना तो लोकतंत्र की कीमत समझी जा सकती है और ना ही मताधिकार का सही प्रयोग संभव हो सकता है। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक वो सिर्फ जातवाद धर्म पर ही वोट देते रहेंगे और जो रियल में विकास कर रहा है वैसे नेता को कोई पूछेगा ही नहीं। तो आओ अगले रीजन को देखते हैं। एंड अगला रीजन यहाँ प्रत्यक्ष क्या कह रहा है, सामंजस्यपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आपके मतलब इन चलते हैं। एंड उसका और भी आंसर यहाँ पर दिया गया देख। तो यहाँ पर कह रहा था राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवेश भारत में हर क्षेत्र में विषमता वर्तमान है। हर जगह पर विषमता है, भेदभाव लोग कर रहे हैं। सामंजस्यपूर्ण समाज और सहमति पर आधारित लोकतंत्र की स्थापना के लिए इन्हें दूर करना होगा। जो भी विषमताएं हैं इनमें, क्षेत्रवाद को लेकर, भाषावाद को लेकर, अलगाववाद को लेकर, ये सब दूर करना होगा। एंड एक क्वेश्चन यहाँ सब्जेक्टिव पूछा जाता है, क्षेत्रवाद का कुपरिणाम है। तो क्षेत्रवाद का कुपरिणाम क्या है, अलगाववाद। अलगाववाद ये कई बार ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट रीजन को यहाँ प्रत्यक्ष तो क्या कह रहा है, लोकतांत्रिक गुणों का विकास, समानता, स्वतंत्रता और मातृत्व जैसे सिद्धांतों की स्थापना करके लोकतंत्र का विकास के मार्ग की बाधाओं को दूर करना होगा। एंड पांचवा कह रहा है अन्य शर्तें, निष्पक्ष प्रेस, मतलब कि ऐसी मीडिया होनी चाहिए जो कि आपको सही खबर दिखाए। ऐसा नहीं कि किसी पार्टी से पैसा लेकर उनकी खबरें सिर्फ छापती रहे। निष्पक्ष प्रेस, सामाजिक आर्थिक समानता, बेरोजगारी पर नियंत्रण और पंचायती नगरीय राज व्यवस्था को और मजबूत बनाकर हम लोकतंत्र को सफल बना सकते हैं। ये भी क्वेश्चन 3 से 4 बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया है, तो इसको याद रखना। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, क्या शिक्षा लोकतंत्र के लिए चुनौती है। यहाँ पर चुनौती होनी चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन 2017, 2018, 2020 में पूछा गया है। तो आओ देखते हैं। तो यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, शिक्षा का अभाव भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है। शिक्षा का अभाव सबसे बड़ी चुनौती है। भारतीय समाज का एक बड़ा भाग आज भी निरक्षर है, मतलब कि शिक्षित नहीं है। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को भली प्रकार से समझ नहीं पाता। शिक्षा के द्वारा ही वे अपने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं विविध प्रकार के अधिकारों की प्राप्ति से सजग होंगे। जब तक वो शिक्षित नहीं होंगे तब तक वो अपने मौलिक अधिकारों को जानेंगे कैसे। शिक्षा संबंधी अनेक योजनाएं चलाए जाने के बावजूद भी अधिकांश जनता अशिक्षित है। कितने सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं शिक्षा को लेकर, आपको प्रोत्साहन राशि भी दिया जाता है, उसके बाद भी लोग अशिक्षित है। अधिकांश शिक्षा संबंधी योजनाएं कागजों और पर फाइलों पर तक ही सिमट कर रह जाती है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं आती है जो सिर्फ कागजों में दिखाया जाता है कि इतने लोगों को शिक्षित किया गया, इतने करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया गया शिक्षा के लिए, लेकिन रियलिटी आकर देखे जमीनी हकीकत तो कुछ होता ही नहीं है। और शिक्षा के कारण विकास का लाभ सामान्य जनता तक नहीं पहुंच पाता। शिक्षण संस्थानों को लोकतांत्रिक बनाना होगा ताकि विकास का लाभ समान रूप से जन जन तक पहुंचे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। एंड यहाँ पर ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, 2017 एंड 18। तो उपभोक्ता अधिनियम का सबसे बड़ा नारा क्या था, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, ताकि अपने अधिकारों को आप जान सके और सही चीज का खरीद कर सके। तो यहाँ प्रदेश तो उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा एवं उनके शोषण को रोकने के लिए सरकार 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, अधिनियम के अंतर्गत अनुवित व्यापार के तरीकों का प्रयोग करने वाले उत्पादकों और विक्रेताओं को दंड देने के स्थान पर उपभोक्ताओं की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गई। जो भी गलत तरीके से व्यापार कर रहे हैं, मानक दंडों को पालन करके व्यापार नहीं कर रहे, उनको सिर्फ ना कि दंड दिया जाए बल्कि उपभोक्ता की जो भी घाटे हुए हैं वो भी उनको पूर्ति करना होगा। दूसरा नियम बनाया गया, इसके लिए इस अधिनियम में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर एक आयोग गठित किया गया जिसे कंज्यूमर कोर्ट भी बोला जाता है, जिसमें जाकर आप केस कर सकते हैं अगर आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी किया जाता है सामान खरीदने वक्त। यह अधिनियम वस्तु और सेवाओं को दोनों को क्रय विक्रय पर लागू होता है। यह नियम क्रय और विक्रय दोनों पर लागू होता है। खरीदना हो, बेचना हो तो दोनों जगह यह नियम लागू होता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं की शिकायतों को शीघ्रता से कम खर्च दूर करना है। इस अधिनियम का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि जो भी उपभोक्ताओं की शिकायत है उनको तुरंत दूर किया जाए। तो अभी हेल्पलाइन नंबर आता है कंज्यूमर
का आप उस पर अगर आप कंप्लेन करते हैं तो तुरंत आपको हेल्प मिलता है। अगर आपको कोई दुकानदार एक्सपायर सामान दे रहा है एंड दे दिया है, अगर आप फाड़ दिए उसके बाद आप देखते हैं कि एक्सपायर हो चुका है एंड लेने से मना कर रहा है, तो आप उस पर केस कर सकते हैं एंड उसको आपको पैसा भी रिफंड करना होगा एंड उसको दंड भी मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे नियम है जो कि आपको जानना होगा। एंड आपका वेट भी आप देख सकते हैं, 1 भी ग्राम कम है तो आप वेट नहीं ले सकते हैं, आपको उसको दुकानदार को देना ही होगा। सेवा क्षेत्र पर एक संक्षिप्त लेख लिखे, सेवा क्षेत्र पर एक संक्षिप्त लेख लिखे। 2018 एंड 2017 में 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आओ देखते हैं। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख लिखा है, संसाधन जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं उसे क्या कहते हैं? संसाधन। मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले पदार्थों का कहा जाता है? संसाधन कहा जाता है। एंड एक और क्वेश्चन यहाँ सब्जेक्टिव पूछा जाता है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था? संसाधन होते नहीं बनते हैं किसने कहा था? तो याद रखना, जिम्मरमैन ने कहा था। किसने कहा था? जिम्मरमैन ने कहा। आओ आंसर को देखते हैं। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। 3 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि होता है। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है? तो द्वितीय क्षेत्र में आपका होता है उद्योग क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र होता है। यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। सबसे पहला कृषि क्षेत्र, तो कृषि क्षेत्र क्या है? तो सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? कृषि क्षेत्र है। और सबसे ज्यादा आय सृजन करने वाला क्षेत्र सेवा क्षेत्र है, याद रखना। तो आओ आंसर को हम देख लेते हैं। तो यहाँ प्रदेश, तो हमारी अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। अभी हमने बताया सबसे ज्यादा आय सृजन करने वाला क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। आर्थिक उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिली है। जब से वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन हुआ है तब से बहुत ज्यादा इसमें विकास हुआ है। सेवा क्षेत्र रोजगार का एक व्यापक क्षेत्र है जिसके अंतर्गत आए दिन मानव संसाधन के लिए व्यापक पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होने लगे हैं। विश्व की विकसित देशों की तुलना में अर्ध विकसित और विकासशील देशों में गरीबी बेरोजगारी की संख्या अधिक है। कह रहा है विश्व में विकासशील जितने भी देश हैं, जैसे अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चाइना हो गया, वो विकसित देश है, सॉरी विकसित देश, और विकासशील देश जैसे भारत हो गया, तो ये अभी बहुत हम लोग पिछड़े हुए हैं इन देशों से जो कि विकसित हो चुके हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले यहाँ पर देख तो हमने आपको डिटेल में समझाया हुआ है। यहाँ पर देख तो अर्थव्यवस्था के 3 भाग में बांटा गया है। पहला प्राथमिक क्षेत्र जिसे कृषि क्षेत्र कहा जाता है, दूसरा द्वितीय क्षेत्र जिसे उद्योग क्षेत्र, और तृतीय सेवा क्षेत्र जिसे यहाँ पर सरकारी और गैर सरकारी 2 प्रकार के सेवा क्षेत्र भी होते हैं, सरकारी और गैर सरकारी। एंड यहाँ प्रदेश विकास, जिसका विकास हो चुका है, एंड विकासशील जो कि भी विकास कर रहा है, जैसे कि हम लोग का देश अभी विकास कर रहा है, विकसित हम लोग नहीं हुए हैं। एंड आओ यहाँ पर गैर सरकारी और सरकारी समझ ले, जिस पर सरकार का स्वामित्व हो, जैसे सरकारी टीचर हो गए, सरकारी हॉस्पिटल हो गए, ये सब सरकारी सेवा क्षेत्र में आ जाएंगे। गैर सरकारी सेवा क्षेत्र में जैसे बस चल रही है, आपके गाड़ी चल रहे हैं, सब कैसे हो जाएंगे? गैर सरकारी सेवा क्षेत्र। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम भी गैर सरकारी सेवा क्षेत्र में आएंगे, आपको सेवा दे रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड उससे पहले यहाँ पर और थोड़ा सा टिप्पणी लिखा गया है, देख तो जितने भी विकसित देश हैं वहाँ की अधिकांश जनसंख्या सेवा क्षेत्र पर लगी हुई है। जितने भी देश है वहाँ की अधिकांश जनता किस पर लगी हुई है? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया है, सरकारी सेवा और गैर सरकारी सेवा। सेवा क्षेत्र का महत्व रोजगार प्राप्त में काफी है। सेवा एवं रोजगार एक दूसरे के पूरक हैं, इन दोनों को पक्षों में एक ही तराजू के 2 पहलू के रूप में देखना होगा। सेवा क्षेत्र का सरकारी अथवा गैर सरकारी दोनों ही परिस्थितियों में रोजगार का सृजन होता है। सेवा क्षेत्र चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी, दोनों तरीके से रोजगार का सृजन होता है। भारत विश्व को सेवा प्रदाता के रूप में है, भारत विश्व को सेवा प्रदाता के रूप में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुद्रा के कार्यों पर प्रकाश डाले। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, मुद्रा के कार्यों पर प्रकाश डाले। मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करती है, ये एक सबसे सिंपल परिभाषा दिया जाता है। मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करती है। और ये परिभाषा किसने दिया था, ये नीचे तुम कमेंट कर बताओ ताकि तुम्हारे भी कमेंट को किया जाए पिन। तो यहाँ प्रदेश तो सबसे पहले ऊपर लिखा है हमने वस्तु विनिमय प्रणाली। तो ये क्या है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली जो कि बहुत पहले चलता था जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था। तो वस्तु का लेकर और वस्तु का लेन देन किया जाता था। जैसे कि मुझे चावल चाहिए, गेहूं है और तुम्हारे पास चावल है, तुम्हें गेहूं चाहिए, मेरे पास चावल है, तो मैं तुमको चावल दे दूंगा, तुमसे गेहूं ले लूंगा। तो ऐसे वस्तु विनिमय प्रणाली है। तो इसमें बहुत सारी कठिनाइयां होती थी, जैसे कि दोनों व्यक्ति को एक समय एक ही चीज की जरूरत नहीं हो सकती। जैसे मान लो मेरे पास गेहूं है, तुम्हारे पास चावल है, तो जरूरी नहीं कि तुम्हें गेहूं की जरूरत हो, लेकिन मुझे तो चावल की जरूरत है, तो तुम देने से मना कर दोगे तो मैं क्या करूंगा? एंड चावल है महंगा, गेहूं है सस्ता, और फिर भी उतने ही रेट में आप आपस में वस्तु विनिमय प्रणाली कर रहे थे, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। तो इसीलिए ये वस्तु विनिमय प्रणाली फेल हो गई। उसके बाद आया मुद्रा। तो साधारण मुद्रा के निम्न 4 कार्य हैं। कितने कार्य हैं? 4। विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम मतलब मुद्रा से लेन देन आप कर सकते हैं, कोई भी वस्तु लो उसके बदले में मुद्रा दो, इसे कहते हैं हम क्या? विनिमय का माध्यम।
तो यहाँ पर समझ सकते हो लिखा गया है। उसके बाद से है मूल्य का मापक। मूल्य का मापक, मुद्रा मूल्य का मापक है। किसका मापक है? मुद्रा मूल्य का मापक है। मुद्रा के द्वारा वस्तुओं का मूल्यांकन करना सरल हो गया है कि कितने रुपए का है, आसानी से आप समझ लेते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली एक कठिनाई यह थी कि यह वस्तुओं को सही और तौर पर मूल्यांकन नहीं हो पाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाई क्या थी कि सही तौर पर वस्तुओं का लेन देन नहीं कर पाता था। भाई साहब, अब आप हीरा लेकर जाए और सोने के साथ एक्सचेंज कर ले तो ये कहाँ का सही न्याय है। इसीलिए वस्तु विनिमय प्रणाली फेल हो गई। और कार्य यहाँ पर दिए गए हैं। मूल्य का संचयन। मूल्य का संचयन मनुष्य भविष्य के लिए कुछ बचा कर। अब देख सकते हो वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत क्या था, वस्तु आप कितने दिन तक बचा कर रख सकते थे। वस्तु एक दिन ना एक दिन खराब हो जाता था एंड वस्तु आप ज्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रख सकते थे। अब मान लीजिए भविष्य में आपको कुछ हो गया, भगवान न करे लेकिन कुछ हो गया, तो आप क्या करते? तो वहां पर दिक्कत होती। इसीलिए मुद्रा का आविष्कार हुआ। तो यहाँ प्रदेश तो बचा कर रखना चाहता था। वर्तमान आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं भी महत्वपूर्ण है। इस कारण यह जरूरी है कि भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखा जाए। मुद्रा में यह और विशेषता है कि ये इसे संचयित या जमा करके रखा जा सकता है। मुद्रा में यही विशेषता है कि इसे लंबे समय तक आप जमा करके रख सकते हैं। और पांच यहाँ पर चौथा कार्य देख सकते हो क्या कह रहा है। चौथा कार्य यहाँ पर कह रहा है विलंबित भुगतान का मान। आधुनिक युग में बहुत से आर्थिक कार्य उधार होते हैं और उसका भुगतान बाद में किया। दूसरे शब्दों में भुगतान लंबित होता है। मुद्रा विलंबित भुगतान का एक सरल माध्यम है। इसके द्वारा ऋण भुगतान करने में काफी सुविधा हो गई। ऋण भुगतान करने में काफी सुविधा हो गई। एंड नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं? इसके कितने भागों में बांटा गया है? अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं? तो अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब है विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। क्योंकि अर्थव्यवस्था विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि। तो इसके भाग कितने हैं आओ देखते हैं। क्या प्रदेश तो अर्थव्यवस्था को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। इसे हमें ऑलरेडी आपको समझा दिया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हो। एंड कृषि क्षेत्र के अंतर्गत पशुपालन भी आता है। वही एक नोटेबल पॉइंट है जो कि हमने पहले नहीं बताया था। यहाँ पर दोस्तों वन्य जीवों के ह्रास के उत्तरदायी 4 प्रमुख कारणों को लिखो। वन्य जीवों का ह्रास क्यों हो रहा है, इसके 4 कारणों को आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखते हैं वन्य जीवों के ह्रास के निम्नलिखित कारक है। पहला, वन्य जीवों का शिकार। कुछ पैसों की वजह से लोग वन्य जीवों को मार देते हैं। अपने स्वार्थिक लाभ के लिए लोग अपने लाभों के लिए जीव जंतुओं को मार दे रहे हैं। दूसरा, प्रदूषण की समस्या। अम्ल वर्षा, जल और एवं मृदा प्रदूषण, पराबैंगनी किरणों के कारण भी वन्य जीवों का ह्रास हो रहा है। तीसरा, प्राकृतिक आवास का ह्रास। वन्य जीवों का आवास क्षेत्र वन है। जैसे भाई अपने फर्नीचर के लिए, अपने आप सोफा के लिए दिन रात पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, अपने लाभ के लिए दिन रात पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, घर बनवाने के लिए पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, जिससे जंगल धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। अब जंगल समाप्त हो गया तो रहेंगे कहाँ? तो आ जाते हैं गाँव में। और गाँव में लोग क्या करते हैं, देख के डर के उनको मार देते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाल बेचते हैं, इसलिए भी उनको मार देते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। चौथा यहाँ पर देखो वनों में आग लगना। प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से, चाहे मानव के द्वारा लगे या प्राकृतिक रूप से, तो वनों का वैसे भी ह्रास हो रहा है। उसमें भी कितने जीव जंतु मर जाते हैं। तो 4 प्रमुख कारण हैं। एंड यहाँ पर देख तो प्यारे 10 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल आने ही आने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ तक वीडियो में बने हो तो बिल्कुल तुम बहुत पढ़ने वाले बच्चे हो एंड तुम्हारा स्कोर आराम से 400 प्लस आने वाला है। तभी तुम वीडियो में एंड तक बने हुए, नहीं तो आधे से ज्यादा बच्चे तो वीडियो देखते ही छोड़ देते हैं। तो तुम यहाँ तक बने हुए तो हमारे फीलिंग को समझ सकते हो, मेहनत को समझ सकते हो। तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।